ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 236। वापस इंपेल डाउन की ओर। व्हाइटबर्ड ने ब्लेज और मदारा के साथ सहयोग करने का फैसला किया। ब्लेज के आश्वासन से वो राहत महसूस करता है और आश्वस्त है कि वो एस को बचा सकता है और अपने पक्ष के कई लोगों को खोए बिना पीछे हट सकता है। यह बेहतर है कि आप हमारे सहयोग के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को न बताएं, अपने बेटों को भी नहीं। अगर मरीन को मेरी संलिप्तता के बारे में पता चल गया तो यह मुश्किल हो जाएगा। मदारा ने तथ्य बताए। अगर उन्हें उनकी भागीदारी मिल जाती है तो मरीन की लाइनअप में सिर्फ एडमिरल, गारप और सेंगोकू ही नहीं होंगे, विश्व सरकार भी इसमें भाग लेगी और अपने सबसे अच्छे लोगों को भेजेगी। अच्छा, सहयोग की शुभकामनाएं। व्हाइटबर्ड हंसा, विकास से संतुष्ट। मैं देखना चाहता हूं कि फ्लीट एडमिरल बनने के बाद वो क्या बदलता है। व्हाइटबर्ड को धोखा दिए जाने का डर नहीं था, क्योंकि वो ब्लेज के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मौत के करीब तक उससे लड़ाई लड़ी थी, वो उसके निर्णय पर भरोसा करता है। अपने सहयोग के विवरण पर चर्चा करने के बाद मदारा चले गए। ओया जी, वो यहां किस लिए आया था? मार्को ने पूछा। वो मुझे टीच और मरीन के बारे में जानकारी देने आया था। व्हाइटबर्ड ने झूठ बोला। सिखाओ? ओया जी, मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मार्को ने अपने विचार व्यक्त किए। व्हाइटबर्ड को भी यही चिंता है, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। चूंकि मरीन ने एस को सार्वजनिक रूप से मारने का फैसला किया, इसका मतलब है कि उन्हें रोजर के बारे में पता है, और टीच जिसने ये सब योजना बनाई थी, उसे कम नहीं आंका जा सकता। वो बहुत महत्वाकांक्षी है। उसका उद्देश्य क्या है? व्हाइटबर्ड ये समझ नहीं पाया। गुला लाला, चिंता मत करो, मैं व्हाइटबर्ड हूं। मेरे रहते हुए कोई भी हमारे परिवार को कुछ नहीं कर सकता। व्हाइटबर्ड ने जोर से चिल्लाया। हम एस को मरीन से बचा लेंगे। हां, व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू आत्मविश्वास से दहाड़े। मार्को, तैयारी करो और सबको बुलाओ, व्हाइटबर्ड ने निर्देश दिया। अगले दिन क्या फायरफिस्ट एस को पकड़ लिया गया है और एक सप्ताह में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाएगी? क्या मरीन पागल हो गए हैं जो उस राक्षस व्हाइटबर्ड से लड़ने की योजना बना रहे हैं? यह धमाका दुनिया के हर कोने में फैल गया। यह जंगल की आग की तरह फैल गया, और यह एक बड़ा धमाका था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर कोई जानता था कि इसका मतलब क्या है, युद्ध। इस खबर ने पहले से ही जल रही दुनिया में और भी अराजकता फैला दी। युवा समुद्री डाकू जो बेहद महत्वाकांक्षी थे, व्हाइटबर्ड के इलाके पर नजर गड़ाए नई दुनिया में घुस आए। इस बीच मरीन ने छोटे मोटे समुद्री लुटेरों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी ज्यादातर ताकतों को मरीन फोर्ड में बुला लिया और कुछ को दुनिया भर में मरीन बेस की रक्षा के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पूरी दुनिया तनाव में आ गई। सबकी निगाहें मरीन मुख्यालय पर टिकी थी। एक छोटी सी गलती सब कुछ नष्ट कर सकती थी। फांसी की सजा में अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। रेड लाइन के ऊपर सेंगोकू अधिकार कक्ष के अंदर 5 बुजुर्गों के साथ बैठक कर रहा था। हमेशा की तरह कमरा प्राचीन, महान और भव्य था। इसने शक्ति को उभारा। चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि ब्लेज को व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सुनिश्चित करें कि वो फांसी के समय मरीन फोर्ड में न हो। सेंट सैटर्न ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए कहा। क्या? ब्लेज के बिना युद्ध जीतना मुश्किल होगा। अनगिनत लोग हताहत हो सकते हैं। सेंगोकू ने कहा। हां, लेकिन हमें हताहतों की परवाह नहीं है, सिर्फ परिणाम की परवाह है। आप सहायता के लिए वेगापंक की रचना का उपयोग कर सकते हैं। सेंट पीटर ने कहा। व्हाइटबर्ड बूढ़ा हो गया है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वो बीमार है और उसकी हकीक खत्म होने की कगार पर है। एडमिरल उसे गिराने के लिए पर्याप्त है। संत मार्स ने अपने हाथ पीछे मोड़ते हुए कहा। हां, मैं पर्याप्त तैयारी करूंगा और हमारे नुकसान को कम करने की कोशिश करूंगा। सेंगोकू ने जाने की तैयारी करते हुए कहा। तुम्हें यह युद्ध जीतना ही होगा सेंगोकू। पूरी दुनिया इसे देखेगी। कोई गलती नहीं हो सकती, संत वारकरी ने कहा। हां, सेंगोकू ने कहा और चला गया। बस मामले में कोंग को स्टैंड बाय पर रखें। ब्लेज बेहद खतरनाक है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। संत नुजजोरो ने अपनी बड़ी तलवार पर झुकते हुए फैसला किया। सही, बाकी लोगों ने सहमति जताई। एस की फांसी की उल्टी गिनती में एक दिन शेष रह गया था, इसलिए पूरा मैरिनफोर्ड हाई अलर्ट पर था। एस की फांसी की खबर अखबार में प्रकाशित होने के बाद विश्व सरकार की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के तीनों एडमिरल मुख्यालय में ही रुके रहे। लगभग 1 लाख विशिष्ट मरीन सैनिक मुख्यालय में एकत्रित हुए, जबकि द्वीप के चारों ओर 50 मरीन जहाज तैनात थे तथा तटरेखा पर तोपें तैनात थी। समुद्र के सरदार कुमा, मोरिया, डो फ्लामिंगो, मिहॉक और ब्लैकबियर्ड मरीन मुख्यालय पहुंचे, जबकि जिनबे और हैनकॉक ने सम्मन स्वीकार नहीं किया। जहां तक हैनकॉक का सवाल है, हालांकि उसने सम्मन को अस्वीकार कर दिया, मरीन ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। क्या वे हिम्मत कर सकते थे? आखिरकार ब्लेज उसके पीछे है, किसी घटिया कारण से कि व्हाइटबियर्ड इंपेल डाउन पर हमला कर सकता है। सेंगोकू ने ब्लेज को इंपेल डाउन का दौरा करने और 1 दिन के लिए उसकी सुरक्षा करने का आदेश दिया। सेंगोकू के आदेश के बारे में ब्लेज ने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई। वो चेहरे पर मुस्कान लिए मरीन फोर्ट से चला गया। अरे, ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया है। विश्व सरकार संदिग्ध है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंगोकू-सान भी इसका समर्थन करेंगे।
रेगिस ने पूछा, ब्लेसान, आपने बिना कुछ कहे इसे क्यों स्वीकार कर लिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। ब्लेज ने गायब हो रहे मरीन फोर्ड को देखते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया। फिर भी रेगिस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्लेज ने उसे चुप रहने के लिए हाथ हिलाया। वे कुछ ही घंटों में गेट ऑफ जस्टिस से होते हुए इंपेल डाउन पहुंच गए। इस बार उनका स्वागत वाइस वार्डन हैन्याबल और हेड जेलर डोमिनो ने किया। सेंगो कुसान ने मुझसे कहा था कि तुम यहां 2 दिन रुकोगे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटा सा अच्छा कमरा ही व्यवस्थित कर सकता हूं। जब मैं वार्डन बन जाऊंगा तो सब कुछ अलग होगा। हन्याबल द्वारा व्यवस्थित अलग कमरा अच्छा है, इसलिए ब्लेज संतुष्ट था। जहां तक रेजिस, क्वीना और उसकी यूनिट के अन्य लोगों का सवाल है, वे केवल जहाज पर ही रह सकते हैं। क्या मेरे आने से पहले कुछ हुआ था? ब्लेज ने पूछा। हां, वाइस एडमिरल ब्लेज, कल 2 लोगों, लफी और जिनबे ने इंपेल डाउन पर आक्रमण किया। उन्होंने काफी हंगामा मचाया, लेकिन चीफ वार्डन मैगलन ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और उन्हें पकड़ लिया। जिनबे को 6ठी मंजिल पर बंद कर दिया गया था, जबकि स्ट्रॉ हैट लफी को लेवल 5 फ्रीजिंग हिल में हिरासत में रखा गया था। हेड जेलर डोमिनो ने बताया। ओह, उन्होंने इंपेल डाउन पर कैसे आक्रमण किया? ब्लेज ने पूछा। ऐसा लगता है कि लफी मूल कार्य की तरह इंपेल डाउन में घुस गया। वे उस रास्ते से अंदर आए जहां ब्लू गोरिल्ला जाते हैं और समुद्री राजाओं का शिकार करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वे शांत बेल्ट के समुद्री राजाओं को कैसे पार कर गए। दिलचस्प विचार है, ब्लेज ने हंसते हुए कहा। जिनबे की मदद और रेले की योजना से यह संभव है। अंत में सब कुछ एक ही दिशा में बढ़ रहा है। भाग्य वास्तव में रहस्यमय और अद्भुत है। अनावश्यक बातों के लिए मुझे परेशान मत करो। अगर कोई घातक घटना घट जाए तो ही मुझे सूचित करना, ब्लेज ने आदेश दिया। हां, वाइस एडमिरल ब्लेज। हेड जेलर डोमिनो ने विदा ली। अध्याय 237, दंगा भड़काना। अगले दिन इंपेल डाउन के बाहर वाइस एडमिरल ओनीगुमो के नेतृत्व में एक मरीन बेड़ा अन्य 5 वाइस एडमिरल के साथ एस को मुख्यालय लाने आया, जबकि उसकी फांसी में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। मैगलन ने खुद एस को 6वीं मंजिल से बाहर निकाला और उसे ओनीगुमो के पास ले गया। उसे अपनी हिरासत में लेकर ओनीगुमो ने मरीन जहाजों को मरीन फोर्ड लौटने का आदेश दिया। मैगलन द्वारा एस को लेवल 6 से ले जाने के कुछ ही मिनट बाद गायब हुआ लफी एस को बचाने की उम्मीद में आया, लेकिन देर हो जाने के कारण वो निराश हो गया। जिनबे और मगरमच्छ को बचाते हुए लफी और उसका समूह शीर्ष की ओर बढ़ गया। उसी समय बग्गी और मिस्टर 3 की वजह से लेवल 2 में दंगा भड़क गया। इस बीच बिना किसी प्राधिकरण के एक मरीन जहाज अचानक इंपेल डाउन में प्रवेश कर गया। ब्लैकबर्ड और उसका दल वारलॉर्ड शीर्षक का उपयोग करते हुए वहां पहुंचे। इसके साथ ही सब कुछ उसी प्रकार आगे बढ़ने लगा जैसा कि मूल कार्य में हुआ था। क्या यह वास्तव में इंपेल डाउन है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अधिकतम सुरक्षा वाला नरक किला है? यहां पूरी तरह अराजकता हो रही है। रेजिस वापस आया और ब्लेज को स्थिति की सूचना दी। ब्लैकबर्ड के समूह ने इंपेल डाउन में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें मैगलन द्वारा जहर दिया गया। अभी मैगलन लेवल 1 पर लफी के समूह का सामना कर रहा है। उसी समय हेड जेलर डोमिनो वहां आए। माफ करें, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, वाइस एडमिरल ब्लेज, लेकिन स्थिति गंभीर है। दंगा दबाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ब्लेज ने आलसी अंदाज में पूछा। चीफ वार्डन ने मुझे बताया कि वो स्ट्रॉ हैट समूह की देखभाल करेगा और आपसे लेवल 6 अनंत नरक की रक्षा करने के लिए कहता है। इसमें बेहद शक्तिशाली कैदी है, जो विश्व सरकार के लिए बड़ा खतरा है। डोमिनो ने बताया, यदि वे इस दंगे का इस्तेमाल भागने के लिए करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ब्लैकबर्ड की अगली कार्रवाई और लेवल 6 में हिरासत में लिए गए कुछ ताकतवर लोगों को याद करते हुए ब्लेज की दिलचस्पी बढ़ गई। हाल ही में वो शिखर सम्मेलन युद्ध की प्रतीक्षा करते करते बहुत ऊब गया था। स्तर 6 कुछ समय बिताने के लिए ये एक अच्छा विचार है। रेगिस, क्वीना, चलो चलें और कुछ मौज मस्ती करें। ब्लेज के चेहरे से आलस्य गायब हो गया। डोमिनो ने हैरानी से कहा, स्तर 6 के अपराधी उसके लिए सिर्फ टाइम पास है? डोमिनो के नेतृत्व में वे लिफ्ट के माध्यम से लेवल 4 पर पहुंच गए। अच्छा नहीं हुआ, ब्लैकबर्ड और उसका समूह गायब हो गया। वे चीफ वार्डन के जहर से कैसे उभरे? मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है। इसकी चिंता मत करो, ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया। वे जल्द ही लेवल 5 फ्रीजिंग हिल पर पहुंच गए। मुझे ये स्तर पसंद है, ये थोड़ा ठंडा है, अन्य स्तरों की तरह गर्म नहीं है। चलो यही प्रतीक्षा करते हैं। ये ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता है ना? ब्लेज ने पूछा। हाँ, कैदियों को लेवल 6 से भागने से रोकने के लिए लिफ्ट की जगह को नष्ट कर दिया गया था। अच्छा, क्वीना, ब्लेज ने पुकारा। क्वीना ने अपना हाथ हिलाया और एक क्रिस्टल सिंहासन प्रकट हुआ। ब्लेज क्रिस्टल कुर्सी पर बैठा ब्लैकबर्ड के समूह और बुलेट, रेडफील्ड और अन्य मजबूत कैदियों जैसे कैदियों की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद ब्लैकबियर्ड लेवल 6 अनंत नरक से खुशी खुशी बाहर आया। उसके पीछे पीछे कानूनविहीन लोगों का एक शोरगुल भरा समूह भी था, लेकिन ब्लेज को देखकर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा।
उदासीन भाव से ब्लेज कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने कंधे को थोड़ा आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ब्लैक बियर्ड। तुमने अपना समय लिया। ज़्या, मैं तुम्हें यहां देखकर हैरान रह गया, वाइस एडमिरल ब्लेज। मुझे लगा था कि तुम व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं से लड़ने वाली मुख्य ताकत होगे। ब्लैक बर्ड हंसा। ब्लेज की प्रतिक्रियाहीनता को देखते हुए ब्लैक बर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम हम सबको नहीं हरा सकते। उस समय लेवल 6 की मंजिल से कई लोग बाहर निकल आए। बुलेट, रेडफील्ड और ब्रायन डी वर्ल्ड जैसे मशहूर लोगों के अलावा कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे जिन्हें ब्लेज ने व्यक्तिगत रूप से कैद किया था। ब्लैकबियर्ड की चेतावनी पर ब्लेज ने हंसते हुए कहा, अपने सेल में वापस जाओ और खुद को बंद कर लो या मर जाओ। और ब्लैकबियर्ड टीच, तुम भी अपने और अपने दल के लिए एक अच्छा सेल चुनो। ज़्या, लगता है हम बिना लड़े नहीं जा सकते। सब लोग, अगर तुम जाना चाहते हो तो उसे मार दो। वो ताकतवर है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम जीत सकते हैं। ब्लैकबर्ड ने भीड़ को उकसाया, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। खास तौर पर ब्लेज से लड़ने वाले लोगों ने तो एक कदम पीछे भी खींच लिया। यह देखकर ब्लैकबर्ड का चेहरा बदसूरत हो गया। जैसे ही उसने अपने दल को एक साथ हमला करने के लिए कहने की योजना बनाई, कोई आगे आया, डगलस बुलेट। जी हां, दानव वारिस कार्रवाई कर रहा है। इससे मुझे परेशानी से छुटकारा मिल गया। मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो। रोजर की मौत के बाद तुम जैसे युवा को भी ऐसी उपाधि मिल गई। ये हास्यास्पद है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सबसे ताकतवर बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। तुम्हें हराने के बाद मेरा अगला लक्ष्य 4 सम्राट है। बुलेट ने अपनी जेल की शर्ट फाड़कर अपनी मांसल फटी हुई काया को दिखाते हुए कहा। उसके शरीर से एक राक्षसी युद्ध की आभा निकल रही थी। जब वो मुस्कुराया और ब्लेज की ओर दौड़ा, अपने हाथ पर आर्मामेंट हकी लगाते हुए बुलेट ने पागलों जैसी हंसी निकाली। मैं तुम्हें वो ताकत दिखाता हूं जो मैंने 20 साल तक हकी और शरीर को प्रशिक्षित करने के बाद हासिल की है। ब्लेज के पास पहुंचकर उसने मुक्का मारा। जवाब में ब्लेज ने बस अपना बाया हाथ बढ़ाया। धमाका, एक तेज आवाज निकली और चारों तरफ गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की धारियां उड़ने लगी। लेकिन बुलेट की हकी से भरी मुट्ठी ब्लेज की हथेली से 2 इंच दूर रही और उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। एक अदृश्य हकी ढाल ने उसे रोक दिया। प्रभावशाली ताकत। आप इंपेल डाउन में अपनी हकी और शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम है। यह सराहनीय है। ब्लेज ने बुलेट की तीव्र हकी को महसूस करते हुए प्रशंसा की। यह एडमिरल के स्तर पर है, लेकिन बस इतना ही। अपनी मुट्ठी बांधते हुए ब्लेज ने मुक्का मारा। बूम! बुलेट के चेहरे पर एक जबरदस्त जोर का प्रहार हुआ। हमला संपर्क में नहीं आया, लेकिन इसने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। यह हकी इंटरनल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ब्लेज ने अपनी मुट्ठी से एक केंद्रित हकी उत्सर्जन का इस्तेमाल किया है। यह एक सामान्य हकी लेपित हमले के समान है, लेकिन बिना किसी संपर्क के। यह उनके बेहतरीन हकी नियंत्रण को दर्शाता है। जहां तक बुलेट की बात है, तो उसके फिगर ने रास्ते में लेवल 6 के कुछ कैदियों को धक्का दिया और वो दूर स्थित एक इमारत से टकरा गया। अध्याय 238, एक हिट को। एक भयानक दहाड़ के साथ बुलेट टूटी हुई इमारत से बाहर आया। तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। उसी समय ब्लैकबियर्ड चिल्लाया, ज़ेह, तुम लोग, अगर तुम इस जगह से निकलकर जीना चाहते हो तो अब अपना हुनर दिखाने का मौका है। बुलेट की चाल और ब्लैकबर्ड के शब्दों ने 100 से अधिक लेवल 6 कैदियों को झकझोर दिया। लंबे समय तक जेल में रहने, पर्याप्त भोजन के बिना और क्रूर यातनाओं से गुजरने के कारण वे सबसे मजबूत स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वे ब्लेज से लड़ने में हिचकिचाते थे। लेकिन अब उन्होंने लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे एक बार फिर साफ नीला आसमान देखना चाहते थे और बेहतरीन शराब और महिलाओं का स्वाद चखना चाहते थे। हाँ, चलो उसे मार डालते हैं। मैं उसकी ताकत से बहुत डर चुका हूं। ब्लेज द्वारा पकड़े गए एक समुद्री डाकू ने विक्षिप्त भाव दिखाया और आगे की ओर बढ़ा। हाँ, मैं उसका खून पीने का आनंद लेने जा रहा हूं। धिक्कार है उन गार्डों पर। उन्होंने मुझे खाना खाने दिया, लेकिन पानी नहीं दिया। वो लड़की अच्छी लग रही है, वो मेरी है। पागलों जैसी हंसी और बुरे चेहरे के साथ कैदी आगे बढ़े। पागल भीड़ को देखकर हेड जेलर डोमिनो को भी पसीना आ गया। वो जानती थी कि ये कैदी दूसरे स्तरों से कितने पागल और मजबूत थे। कुछ टिप्पणियों से क्वीना को अपनी तलवार निकालनी पड़ी। उसने एक मजबूत आभा और हत्या करने की मंशा प्रकट की। रेगिस क्वीना के पीछे अपनी दोनों बाहें मोड़े खड़ा था और उसके चेहरे पर जीवंत भाव था, जैसे वो कोई अच्छा नाटक देखने जा रहा हो। ठीक है, ठीक है। चूंकि तुम लोग एक समूह के रूप में लड़ना चाहते हो, तो ऐसा ही हो। अगर मैं निष्पक्ष खेलूंगा तो यह अच्छा नहीं होगा। ब्लेज एक बार फिर सिंहासन जैसी क्रिस्टल कुर्सी पर बैठ गया और टिप्पणी की। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, 2 आकृतियां हवा से प्रकट हुई, जो ब्लेज जैसी ही शक्ल सूरत वाली थी। अचानक हुए इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया।
ये एक नैन तकनीक है जिसे ब्लेज ने हाल ही में बनाया है, 50 से 50 क्लोन। ब्लेज ने इस तकनीक को शैडो क्लोन जुत्सु को ध्यान में रखकर बनाया था। दोनों क्लोनों की चेतना अलग अलग होती है, उनकी याददाश्त बरकरार रहती है और उनकी 50% ताकत बरकरार रहती है। सिर्फ नैन ही नहीं, बल्कि उनके पास नैन, शैतान फल शक्तियां, शारीरिक शक्ति और हकी जैसी हर चीज का 50% हिस्सा है। इस तकनीक में कठोर प्रतिबंध और प्रतिज्ञाएं। महत्वपूर्ण यह है कि जब क्लोनों को बुलाया जाता है तो वो नैन का उपयोग नहीं कर सकता, यहां तक कि टेन जैसी बुनियादी तकनीक का भी उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन इससे उसकी शारीरिक शक्ति, हकी और शैतानी फल की शक्ति सीमित नहीं हुई। ये उसका बचाव और लाभ है। दरअसल वो अपनी ताकत का 100% क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन वो सख्त नैन व्रतों के बावजूद ऐसा नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। जब उसका शरीर 100 फीट बार की सीमा को पार कर गया और हाफ गॉड लेवल पर पहुंच गया तो उसके नैन में भी बड़ा बदलाव आया। अब उसका नैन पीक मेरुएम से भी ज्यादा मजबूत है। तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? क्लोन ब्लेज एक ने पूछा। नहीं, तुम मेरे जैसे दिखते हो। तुमने मेरी नकल करने की हिम्मत की। क्लोन ब्लेज 2 ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम दोनों झगड़ा बंद करो और अपने सामने खड़े विरोधियों से निपटो। ब्लेज ने आदेश दिया और सोचा, वे हर बार ऐसा करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। इससे मेरी छवि को नुकसान पहुंचता है। उनके नैन क्लोन शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें यह समझने में कुछ समय लगता है कि वे क्लोन हैं। ओह, लगता है हम उसके क्लोन हैं। दोनों क्लोनों को एहसास हुआ और उन्होंने अपना ध्यान भागते हुए कैदियों पर केंद्रित कर लिया। लोगों को मौत की ओर दौड़ते देखना दुर्लभ है। क्लोन एक ने टिप्पणी की और समुद्री लुटेरों की ओर अपनी उंगली उठाई, किजारू के समान लेकिन अधिक घातक लेजर बीम फायर किया। धमाका, छप, एक समुद्री डाकू का सिर आतिशबाजी की तरह फटा, जिससे मस्तिष्क के अंग बिखर गए। 1 सेकंड के अंदर ही करीब 10 कैदियों की इसी तरह से जान चली गई। यहां यह बताना जरूरी है कि लेवल 6 के ज्यादातर कैदी हकी में माहिर हैं। ये मजेदार लगता है, मुझे भी इसे आजमाने दो। क्लोन 2 ने क्लोन 1 की विधि का अनुसरण किया। ब्लेज ने उनके व्यवहार को देखकर अपना चेहरा थपथपाया और सिर हिलाया, जो उनसे बिल्कुल अलग था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती कि उनकी अपनी सोच है। जहां तक किजारू के समान किरणें फेंकने की बात है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। वो प्रकाश की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन वो किजारू की तरह प्रकाशमान नहीं हो सकता। कुछ ही सेकंड में लेवल 5 का बर्फीला नरक खून और दिमाग से भर गया। ये श्वेत क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। ब्लैकबियर्ड समूह के अलावा केवल कुछ ही लोग जीवित बचे थे। बुलेट, वर्ल्ड, रेडफील्ड और 3 और जिनके नाम ब्लेज को नहीं पता। ब्लैकबर्ड और उसका दल पसीने से लथपथ पीठ के साथ वही खड़ा रहा। पलक झपकते ही करीब 100 लोग मारे गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ है कि वे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सामने खड़े हैं। लेकिन चालाक ब्लैकबर्ड अपनी लालची नजर को छिपा नहीं सका। उसने ब्लेज के शैतानी फल पर लालच करना शुरू कर दिया। जेहा, इतनी शक्ति, ये शौक फल से बेहतर है, लेकिन ये कौन सा फल है? मैंने शैतानी फल विश्वकोश में वर्णित इतना शक्तिशाली फल नहीं देखा है। लालची होने के बावजूद उसने जल्दबाजी में गोली नहीं चलाई और मौके का इंतजार करने का फैसला किया। अगर संभव न हो तो योजना का पालन करना और शौक फ्रूट प्राप्त करना बेहतर है। बुलेट, जो पिछले वार से उबर चुका था, एक भयावह युद्ध आभा के साथ ब्लेज की ओर बढ़ा, ब्लेज के 2 क्लोनों और सिर फटने वाले कैदियों की अनदेखी करते हुए। इस अनदेखी की हरकत से क्लोनों को गुस्सा आ गया। आखिरकार उनकी अपनी इच्छा शक्ति है। जब क्लोन एक दूसरे को देखते थे तो चारों ओर काली ऊर्जा की किरणें चमक उठती थी। जैसे ही बुलेट ब्लेज के पास पहुंचा, उसने हमला करने के लिए अपनी भुजाओं पर हकी लेप कर लिया। लेकिन 2 ब्लेज कहीं से प्रकट हुए और एक ही समय में उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। हमला तेज, सटीक और निर्णायक था, जिसमें भागने या रोकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुमने उसे निशाना बनाकर गलती की। हो सकता है कि वो असली हो, लेकिन हमारा नाम भी ब्लेज है। जब हमला बुलेट के चेहरे पर हुआ तो उनके हाथों से काली बिजली चमक उठी। टकराना, इस जबरदस्त प्रहार ने बुलेट को गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। ये एक ही वार में को था। बुलेट ने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए बेहोशी की हालत में दम तोड़ दिया। अध्याय 239, ब्लैकबियर्ड क्रू नष्ट हो गया। उस बेसुध बुलेट को देखकर, जिसकी जीवन आभा एक धागे से लटकी हुई थी, वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। ये डेमन वारिस बुलेट है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। वे जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली है। हालांकि इंपेल डाउन में होने के कारण वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, लेकिन ये उसकी हार का कारण नहीं है। प्रतिद्वंद्वी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। एक हिट ने बुलेट को नीचे गिरा दिया। भागे हुए लेवल 6 कैदियों में से केवल पैट्रिक रेडफील्ड और बंडी वर्ल्ड ही ब्लैकबियर्ड समूह के अलावा बचे हैं। ब्लेज ने पैट्रिक रेडफील्ड और बंडी वर्ल्ड की तरफ देखा। वे दोनों बूढ़े थे और उनकी हकी अपनी मूल अवस्था से काफी कमजोर हो गई थी। इससे उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। लेकिन
रेड ब्लेज की ताकत के प्रदर्शन से भयभीत नहीं था। वो वर्तमान दुनिया के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसे खुद पर और अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा है। काफी समय के बाद आखिरकार उसे यहां से जाने का मौका मिला और वह इसे गंवाना नहीं चाहता था। सब लोग, अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़े, ब्लैकबियर्ड ने आदेश दिया और अपनी आंखों से लैफिट को संकेत दिया। लैफिट अपने कप्तान के इशारे को समझता है। वो चाहता है कि वो एक अवसर पैदा करे। ब्लेज जैसे विरोधियों के खिलाफ उन्हें अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना होगा और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। चूंकि प्रतिद्वंद्वी शैतान फल का उपयोग करता है, इसलिए उनके पास एक मौका है। ब्लैकबर्ड समुद्री लुटेरों के साथ रेड और वर्ल्ड भी हमले में शामिल हो गए। वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के इरादे से आगे बढ़े। ब्लेज के क्लोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वे सांस लेने लगे, क्योंकि उनकी छाती सीमा तक बढ़ गई थी। एक सेकंड के बाद उन्होंने नीली सफेद लपटें छोड़ी। जब उन्होंने इसे एक साथ किया और हकी के साथ आग की लपटों को बढ़ाया, तो हमले की तीव्रता कैडों की बोलो सांस से कहीं अधिक मजबूत थी, कम से कम 5 गुना। शश, आग का एक समुद्र आगे बढ़ गया। लेवल 5 की पूरी मंजिल बर्फीली नर्क आग की अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ ही सेकंड में पिघल गई। इतने बड़े पैमाने पर हुए विनाशकारी हमले ने सभी को चौंका दिया। आखिरकार ब्लेज क्लोन शुरू से ही लेजर बीम और हकी के साथ खेल रहे थे। अचानक हुए इस बदलाव ने उन्हें कुछ हद तक चौंका दिया। ब्लेज सान, उनसे कहो कि वे पानी में न डूबे, अन्यथा इंपेल डाउन के साथ साथ हम भी समुद्र की तलहटी में डूब जाएंगे। रेजिस ने सलाह दी। उसे डर था कि इंपेल डाउन जलकर राख हो जाएगा। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है कि उनका अपना व्यक्तित्व है ना? ब्लेज ने कंधे उचका दिए। उसे इंपेल डाउन की परवाह नहीं थी। उसे मारने के लिए समुद्री पानी काफी नहीं है। भेड़िया, हमारी रक्षा करो, ब्लैकबियर्ड चिल्लाया। सैन जुआन वुल्फ, जो अब तक एक इमारत के पीछे छिपा हुआ था, ब्लैकबर्ड के आदेश पर बाहर आया और अपने शरीर से उनकी रक्षा की। लेकिन यह एक बुरा विचार था। बूम फर्कियोस की लपटें वुल्फ के विशालकाय शरीर से टकराईं। वुल्फ ने ब्लैकबर्ड समूह की रक्षा की, लेकिन उसका पूरा शरीर नीली सफेद लपटों में जल गया। चूंकि ब्लेज की लपटें बहुत गर्म है, इसलिए उसका विशाल शरीर जलने लगता है और भुने हुए मांस की गंध छोड़ता है। ऐसा लगता है कि वुल्फ आर्मामेंट हकी को नहीं जानता था, क्योंकि उसने अपने शरीर को हकी से नहीं ढका था। गर्म गर्म गर्म, मैं आग नहीं बुझा सका। आह, वुल्फ चिल्लाया, दर्द से जमीन पर लौटते हुए। उसकी हरकतों से इंपेल डाउन कांप उठा। कप्तान, कुछ करो नहीं तो वो मर जाएगा, लैफिट ने कहा। डार्क वोर्टेक्स, ब्लैकबियर्ड चिल्लाया, जबकि काला द्रव्यमान उसके हाथों से निकलकर उसके हाथों को ढक गया। जब उसने वुल्फ के शरीर को छुआ तो ब्लेज की लपटें निकल गई। हालांकि आग की लपटें बुझ गई, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वुल्फ का शरीर बुरी तरह जल गया था। विशालकाय रक्तरेखा की बदौलत वुल्फ बेहोश हो गया और मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। ज्या, ये काम कर रहा है। अब मुझे उसकी लपटों से डरने की जरूरत नहीं है, ब्लैकबर्ड ने सोचा और जोर से कहा। हमारे पास एक मौका है। उसके शब्दों से उनकी आंखें चमक उठीं। यही कारण है कि वे ब्लैकबर्ड पायरेट्स में शामिल हो गए। वे इस दुनिया को तहस नहस करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। उनमें से किसी को भी वुल्फ की परवाह नहीं थी, जिसने उनकी जान बचाई थी। बस एक नजर, यही उनके रिश्ते की सीमा है। लगता है मैंने सही दाव लगाया है, शिर्यू ने सिगार पीते हुए कहा। ओई, तुम दोनों हैं? बंडी वर्ल्ड को क्या हुआ? ब्लैकबर्ड ने अपना आदेश रोक दिया, वर्ल्ड को गायब देखकर। क्या वो भाग गया? रेड ने जवाब दिया, वो जलकर राख हो गया। ब्लैकबर्ड समूह के विपरीत, जिसने सैन जुआन वुल्फ के शरीर के साथ आग पर काबू पाया, रेडफील्ड और वर्ल्ड के पास ये सुविधा नहीं थी। उन्होंने आग को रोकने के लिए अपने हकी का इस्तेमाल किया था। अफसोस की बात है कि दुनिया का हकी काफी कमजोर हो गया है, इसलिए ब्लेज की लपटों ने उसे कार्बनयुक्त बना दिया, जबकि उसकी राख दुनिया में विलीन हो गई। उस समय कुइना ने याद दिलाया, ब्लेज सान, हमें देर हो रही है। हाँ, हमें एक युद्ध में भाग लेना है, समय नहीं गवा सकते। ब्लेज अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। अरे रुको, हमें मत बुलाओ, कम से कम हमें उन्हें खत्म करने दो, ब्लेज के 2 क्लोन चिल्लाए, ब्लेज की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हुए, जैसे कि वे जानते थे कि वो क्या करने जा रहा था। तुम लोग मेरा बहुत समय बर्बाद कर रहे हो। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, जबकि उसके क्लोन नैन कणों में फीके पड़ गए और वापस उसके पास आ गए। सज्जनता से व्यवहार करने वाले बूढ़े रेड को देखकर ब्लेज ने ठहाका लगाया। पैट्रिक रेडफील्ड, मैंने सुना है कि तुम गोल्ड रोजर और व्हाइटबर्ड के बराबर के शक्तिशाली समुद्री डाकू हो। तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी हकी ने मुझे निराश किया। यहां तक कि बुढ़ापे में भी, जब वो काफी कमजोर हो चुका था, तब भी वो उसके हमले का सामना करने में सक्षम था। ये उल्लेखनीय है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं समय के साथ बूढ़ा होता जा रहा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा युवा कोई मुझे याद रखता है। रेड वास्तव में आश्चर्यचकित था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या तुम लोग तैयार हो? ब्लेज ने अपनी उंगलियां चटकाई। हेड जेलर डोमिनो ने अपनी आंखें झपकाई। उसकी आंखों में समय धीमा हो गया, क्योंकि ब्लेज का फिगर भाप में बदल गया और वो रेड के सामने फिर से प्रकट हुआ
और आर्मामेंट हकी से भरी अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। बहती सकुरा। रेड ने बहुत तेज गति से प्रतिक्रिया की और अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार गया। बूम! उसका शरीर इंपेल डाउन की दीवार से टकराया, जीवन और मृत्यु के बारे में अज्ञात। उसी समय ब्लेज की आकृति बर्गेस के सामने प्रकट हुई। उसने अपना बायां हाथ थप्पड़ की तरह हिलाया, लेकिन उसके हाथ से एक दबंग हकी निकली और बर्गेस के सिर पर लाल धुंध में वार किया। ब्लेज के दूसरे हाथ से लेजर किरणें निकली, जिससे एवलो पिजारो, डॉग क्यू और वास्को शॉट की छाती में छेद हो गया। इसके बाद ब्लेज की आकृति लैफेट के सामने प्रकट हुई और उसके पेट में घूंसा मारा, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक ज्वाला तलवार प्रकट हुई। एक झटके के साथ शिरू का सिर और आधी तलवार हवा में उड़ गई। दूसरों के विपरीत शिरू ने प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार से झटके को रोक दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ब्लेज ने वैन ऑगोर और कैटरीना डेवोन पर हकी बाण से हमला किया, जो उनके सिर में जा लगा। समय सामान्य रूप से बहने लगा, जबकि ब्लेज के शरीर की बाद की छवियां धुंधली होने लगी, जबकि उसका असली शरीर ब्लैकबर्ड टीच के सामने प्रकट हुआ। उसी क्षण बर्गेस का सिरविहीन शरीर बाई और दाई ओर झूलने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। एवलो पिजारो, डॉक्टर क्यू और वास्को शॉट के सीने में छेद हो गया था और उनका दिल नष्ट हो गया था। वे भी एक धमाके की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। लैफेट के घुटने जमीन पर लगे हुए थे और उसका हाथ उसके पेट को जकड़े हुए था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो आधी बेहोशी की हालत में था और उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। शिरयू के कटे हुए सिर ने अपनी आंखें झपकाई, ये देखकर कि उसका सिरहीन शरीर जमीन पर गिर गया है और उसकी जीवन आभा गायब हो गई है। कैटरीना डेवॉन और वैन ऑगुर के शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरे। उनके सिर में छेद हो गया था। तुम राक्षस! ब्लैक बियर्ड हकलाया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। अध्याय 240 शिखर युद्ध। अरे! रेजिस ने अंदर ही अंदर कोसा, उसकी जबरदस्त ताकत को देखकर। ब्लेसान कितना ताकतवर है! क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो उसका प्रतिद्वंदी हो सकता है? अभी क्या हुआ? डोमिनो का मुंह हैरानी से खुला रह गया। यहां तक कि कुइना, जो ब्लेज को लंबे समय से जानता था, वो भी स्तब्ध रह गया। अर्धदेव स्तर की काया और 100 फीट के हकी गुण के साथ ब्लेज व्यावहारिक रूप से अजेय है और वन पीस की दुनिया में बेजोड़ है। ब्लैकबियर्ड! ब्लेज ने उसे धीमी आवाज में पुकारा, जिससे वो सदमे की स्थिति से बाहर आ गया। यामी यामी नोमी एक शक्तिशाली शैतानी फल है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि ये आपको दुनिया जीतने में मदद करेगा तो आप पूरी तरह गलत है। ये शब्द सुनकर ब्लैकबर्ड ने अपने हाथ कस लिए। ये राक्षस! इसे मेरे फल के बारे में भी पता था। मुझे जोखिम उठाना ही होगा, नहीं तो ये मुझे भी दूसरों की तरह मार डालेगा। डार्क वाटर ब्लैकबर्ड के हाथ पर काले द्रव्य ने कब्जा कर लिया। एक विचार के साथ ये ब्लेज की ओर बढ़ा, जबकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सक्रिय हो गई और उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ब्लेज को खींचने में विफल रहा। इसने ब्लैकबर्ड को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये काम क्यों नहीं कर रहा है? काली ऊर्जा से लथपथ उसका हाथ ब्लेज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ब्लेज की आकृति ब्लैकबियर्ड के पीछे दिखाई दी। तुमने मुझे निराश किया, ब्लैकबियर्ड! ब्लेज के शरीर से भयंकर लपटें निकली, जिससे ब्लैकबियर्ड दूर जा गिरा और उसका पूरा शरीर नीली सफेद लपटों में जल उठा। जैसे ही ब्लैकबियर्ड के शरीर में आग लगी, अंधकार की शक्ति अपने आप उभरी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया तथा ब्लेज की लपटों को भस्म कर दिया। इसने ब्लैकबर्ड को राख में बदलने से बचा लिया। फिर भी ब्लैकबर्ड की त्वचा का क्षेत्र कई दरारों से बहते खून से झुलस गया था, जो उसकी त्वचा पर फैल गया था। दूसरा पक्ष दर्द से जमीन पर लौटने लगा। आह! गर्म, गर्म, गर्म! इससे पहले कि वो दर्द से उबर पाता और अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, एक पैर ने उसे बहुत ताकत से जमीन पर दबा दिया और उसे उठने का कोई मौका नहीं मिला। ब्लैकबियर्ड ने बहुत संघर्ष किया। उसने ब्लेज के पैर को पकड़ लिया और अपनी शैतानी फल शक्ति को सक्रिय कर दिया, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्यों? वो इतना शक्तिशाली क्यों है? ब्लैकबियर्ड ने इस भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो ब्लैकबर्ड इस समुद्र को जीतने के लिए पैदा हुआ था। इतने सालों के इंतजार के बाद उसे आखिरकार काला फल मिल गया और उसने शीर्ष पर पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन इस आदमी की वजह से सब कुछ बिखर गया। अंत में उसे दूसरे व्यक्ति के पैर से जमीन पर बांध दिया गया। इस तरह का अपमान मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। ब्लैकबियर्ड दहाड़ता है, जबकि उसके चारों ओर बिजली की काली चमक चमकती है। जब उसका जीवन अंत पर होता है और सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो अपने विजेता की हकी को जगाता है। इससे ब्लेज को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष अचानक ताकत के साथ फट पड़ा और लगभग उसकी पकड़ से भागने में सफल हो गया। जैसे जैसे ब्लेज ने अपने पैरों में ताकत बढ़ाई, फ्रीजिंग हिल का फर्श दरारों से भर गया। ब्लैकबर्ड के लिए उसे लगा कि किसी तरह की राजसी शक्ति ने उसकी हकी को बंद कर दिया है।
जब उसकी आभा और ताकत खत्म हो गई तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए ब्लैकबर्ड ने अपना हताश संघर्ष रोक दिया और ब्लेज की आंखों में घृणा और अनिच्छा से देखा। उसकी आंखों में मारने का इरादा चमक रहा था। मुझे ये घूरना पसंद है, ब्लेज ने टिप्पणी की और अपने पैर पर शक्ति लगाई। पाव, छींटे। ब्लैकबर्ड का सिर मांस के पेस्ट में कुचल गया, जबकि अदृश्य हकी ने ब्लेज को ढक लिया ताकि खून के छींटे उसके कपड़ों को गंदा न कर सके। चलो चलते हैं, हमें युद्ध में भाग लेना है। ब्लेज क्वीना और रेगिस के साथ चला गया। डोमिनो के लिए वो रक्त से सने हुए फ्रीजिंग हिल को घूरते हुए खड़ी थी। मैरिनफोर्ड। पूरे द्वीप में तनावपूर्ण युद्ध का माहौल छा गया। मरीन को पता है कि व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के साथ लड़ाई होने वाली है। दुनिया भर से रिपोर्टर और कैमरामैन सबाउडी में लाइव प्रसारण देखने और दुनिया भर में खबर पहुंचाने के लिए उमड़ पड़े। अर्धचंद्राकार खाड़ी के चारों ओर 50 समुद्री युद्धपोत तैनात थे, जबकि अनगिनत भारी तोपें तट पर तैनात थी। मरीनफोर्ड पर तनाव बढ़ता रहा क्योंकि मरीन द्वारा भेजे गए निगरानी जहाजों को व्हाइट बर्ड द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसके बाद व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। 1 लाख से अधिक विशिष्ट मरीन सैनिक व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि जॉन गेनेट उनमें लड़ाकू भावना जागृत कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये केवल 3 घंटे तक चलेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। ओह, मरीन सैनिक दहाड़े। उनमें से प्रत्येक के हाथ में बंदूक, तलवार या अपनी पसंद का हथियार था। जिनबे और ब्लैकबियर्ड के अलावा समुद्र के शेष सरदार कुमा, मोरिया, डो फ्लामिंगो, मिहॉक और बोआ हैनकॉक सबसे आगे खड़े थे। इन सेनाओं पर नजर रखने वाले मरीन की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति 3 एडमिरल है, किजारू, अकैनू और आओकिजी। एडमिरल की आभा से ही अनगिनत मरीन सैनिक भयभीत हो जाते थे। मरीन बलों को देखकर दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या व्हाइट बर्ड बचाव के लिए आएगा। आखिरकार वो बूढ़ा है। फांसी की उल्टी गिनती में 3 घंटे शेष रह गए थे। पोर्टगास डी एस को फांसी की सजा के लिए लाया गया। उसके पीछे पीछे फ्लीट एडमिरल सेंगोकू भी फांसी के तख्ते पर आए और घुटनों के बल बैठे एस के पास खड़े हो गए। मुझे डेन डेन मुशी दे दो, सेंगोकू ने सैनिक से पूछा। हाँ सर, एक समुद्री सैनिक ने डेन डेन मुशी को सौंप दिया। मुझे आप सभी को कुछ बताना है। सेंगोकू की दृढ़ आवाज मरीनफोर्ड में गूंज उठी। ये पोर्टगास डी एस की पहचान और फांसी की सजा के महत्व के बारे में है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर संदेह के भाव थे। एस, उन्हें अपने पिता का नाम बताओ, सेंगोकू ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पिता है, व्हाइट बियर्ड, एस ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। नहीं, सेंगोकू ने इनकार किया। हाँ, वो है, व्हाइट बर्ड मेरे एकमात्र पिता है, एस चिल्लाया। फिर सबकी अविश्वसनीय निगाहों के सामने सेंगोकू ने अपना खोया हुआ अतीत बताया। तुम्हारे पिता है समुद्री डाकुओं के राजा गोल्ड रोजर, सेंगोकू ने अंततः इसका खुलासा किया। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मरीनफोर्ड और प्रसारण देख रही पूरी दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। एक पल के बाद सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फायर फिस्ट एस रोजर का बेटा है। ये बहुत बड़ी खबर है। समुद्री डाकुओं के राजा का वंश, ये अभी भी मौजूद है। इस खबर से सभी इतने सदमे में थे कि एक एक करके सभी ने अपने चेहरे पर खौफ के भाव के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अविश्वसनीय भाव से चुपचाप खड़े रहे। एस गैर्प ने अपने सिर को हाथ से ढक लिया, जबकि उसकी आंखें अफसोस से भरी हुई थी। आपकी योग्यता और वंश के कारण आप में अगला राजा बनने की क्षमता है, इसलिए आज आपको यहां फांसी देना बहुत बड़ी बात है, भले ही इसके लिए व्हाइट बियर्ड के साथ पूर्ण युद्ध का जोखिम उठाना पड़े। सेंगोकू ने दृढ़ता से चिल्लाया, जबकि 1 लाख मरीन उसके जोशीले भाषण को सुनकर दहाड़ उठे। उसी समय एक मरीन अधिकारी आया और सेंगोकू को सूचना दी। फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। न्याय का द्वार बिना किसी के आदेश के खुल गया। हम नियंत्रण कक्ष में किसी से संपर्क नहीं कर सके। क्या? सेंगोकू का चेहरा काला पड़ गया। इस बीच निगरानी कर रहे मरीन सैनिक ने दूर से जहाजों की कई काली परछाइयां देखकर चिल्लाया, वे यहां हैं। उसकी चीख सुनकर मरीनफोर्ड में अलार्म बज उठा। वे अचानक प्रकट हो गए। वे कहां से आए? सेंगोकू ने भौहें सिकोड़ ली। मोबी डिक को ढूंढने में असफल रहा। व्हाइट बियर्ड कहां है? उसी समय सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मोबी डिक और व्हाइट बर्ड के 3 अन्य जहाज पानी के नीचे से निकलकर मैरिनफोर्ड खाड़ी के केंद्र में दिखाई दिए।